प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मालिक, मालिक, मेरी वजह से आपको नाव चलानी पड़ी मालिक, इसीलिए मैं कह रहा था कहीं रुक जाते हैं। और रहमत मियां, नमाज आपने जरूर पढ़ी है, लेकिन इसका सवाब मुझे भी मिलेगा क्योंकि मैंने एक नमाजी की सेवा की है। सो तो है मालिक, लेकिन कहां आप और कहां मैं? ऐसा कुछ भी नहीं है रहमत मियां, मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूं और हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। सो तो है मालिक, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मालिक, कहां आप और कहां मैं? ऐसा कुछ भी नहीं है रहमत मियां, बस कुछ गांव की जमींदारी आई है मुझ पर। अब मैं क्या बोलूं मालिक? वैसे मालकिन को पता चलेगा तो नाराज होंगी। मालकिन को तुम्हारे सिवा बताएगा भी कौन? और फिर ये बात तो है, मालकिन सुनेगी तो नाराज जरूर होगी। क्यों? सामान तैयार हो गया? अरे ये क्या, मैं तो कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूं, कचहरी का काम खत्म होते ही लौटाऊंगा। आपके बगैर मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो कह रहा था कि तुम भी साथ चलो, इसी बहाने कमल और श्री से भी मिलाती और उनके बच्चे सतीश को भी दिखाती। कचहरी का काम खत्म करके जल्दी लौट आइएगा। आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। और हाँ, नाव धीरे चलाइएगा। ज्वार के समय माजी से कहिएगा नाव किनारे लगा दे। धप तेरे के। मालिक, लगता है तूफान आने वाला है। आप कहे तो नाव किनारे लगा दूं मालिक? हाँ रहमत मियां, लगता है काली आंधी आएगी। आप पास वाले गांव में चले जाइए मालिक, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। मैं यही हूं। लेकिन तुम यहाँ क्या करोगे? आप मेरी चिंता न करें मालिक, समुद्र के तूफान से माजी का बहुत पुराना रिश्ता है। मेरी तो ऐसे तूफानों को झेलने की आदत है मालिक। आप जाइए, आप जाइए मालिक, आप जाइए। बेटी कुंद, जरा पानी तो पिलाना। लगता है अब मैं बचूंगा नहीं।
नहीं बाबा नहीं, लो पानी पी लो बाबा। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैंने कहा तुझे छोड़ा है बेटी। ये तो हमारी गरीबी ने वक्त से पहले हमें मार डाला। इस संसार में बहुत दुख है, तू भी वही दुख झेल रही है। तेरा भी तो मन भर चुका होगा इन दुखों से। जानती है बेटी, जब तक ये शरीर है दुख है, प्राण निकले तो खत्म। मुझे देख, कोई दुख नहीं। तो भी चल मेरे साथ। आ बेटी, मैं तुझे लेने आई। लेकिन माँ, मैं क्यों जाऊं? मैंने संसार में देखा ही क्या है। ठीक है, तो नहीं जाना चाहते हैं तो मत जा। लेकिन बेटी याद रख, इन दोनों से हमेशा होशियार रहना। यही तुम्हारी बर्बादी के कारण बन सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं मेरा? इंसान है बेटी, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो आई थी तुझे लेने के लिए, अब खाली हाथ नहीं लौटूंगी। तेरे बाबूजी को ले जा रही हूँ। नहीं, तुम मेरे बाबा को नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते मेरे बाबा को। बाबा, बाबा उठो, बाबा उठो, बाबा, बाबा उठो ना। नहीं, बाबा, नहीं बाबा नहीं, तुम मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते बाबा। मालिक, अगर आप नहीं आते तो उसका क्रियाक्रम ठीक से नहीं हो पाता सरकार। ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये सब तो ठीक है सरपंच जी, लेकिन अब उस लड़की का होगा क्या? क्या उसका कोई रिश्तेदार है, कोई अपना पराया? हुजूर, अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है सरकार। क्या करेगी, कहां जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक। क्या इस गांव में कोई नहीं जो उसे सहारा दे सके, अपने घर की बहू या बेटी बना सके? हुजूर, सहारा कोई एक दिन दो दिन का दे सकता है, सारी जिंदगी का बोझ कोई नहीं उठाता है मालिक। तो अब इस लड़की का होगा क्या? क्या इस गांव में कोई ऐसा नहीं जो उससे शादी कर सके? इस शादी करने पर मैं कुछ जमीन और कुछ पैसे दे दूंगा। सरकार, ऐसे लालच पे तो कई लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन इससे इससे कुंड की जान पे बनाएगी। जो उसे अपनाने के लिए उससे शादी कर सकता है, वो उस दौलत को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है सरकार। हाँ सरपंच जी, आपने ठीक कहा, लेकिन आप ही बताइए अब क्या किया जाए? सरकार, इसके रिश्ते के कोई विनोद घोषाल बाबू हैं जो कलकत्ते में रहते हैं। ये अगर वहां पहुंच जाए तो इसकी जिंदगी गुजर जाएगी। ठीक है, फिर मैं इसे अपने साथ ले चलता हूं। कोई पता है कि विनोद बाबू का? जी, वो श्याम बाजार में रहते हैं। ठीक है,
फिर मैं इस लड़की को अपने साथ ले चलता हूं। बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा। मालिक आइए, नाव तैयार है। रहमत मियाँ जी, उस लड़की से कहो नाव में बैठ जाए। जी। अरे रहमत मियाँ, हम कितने दिन में पहुंच जाएंगे? बस थोड़ी देर में मालिक। इन दोनों से हमेशा होशियार रहना, यही तुम्हारी बर्बादी के कारण बन सकते हैं। अरे रहमत मियाँ, ये तो बेहोश हो गई। हाँ, लगता है सदमे की वजह से ऐसा हुआ मालिक। तुम जल्दी से नाव चलाओ, जल्दी ही कलकत्ता पहुंचना है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक हूँ। अरे भैया तुम कैसी हो कमल? जीती रहो। ठीक है। अरे ये साथ में किसको पकड़ रहे हो? अरे ये सब बाद में बताऊंगा, पहले अंदर तो आने दो। क्यों, बाहर ही रहने का इरादा है? आओ अंदर आओ। भाई साहब आप? अरे श्रीश, कैसे हैं भैया? बस कैसे आना हुआ? बस थोड़ा काम था यहाँ कचहरी का। और ये लड़की, ये कौन है साथ में आपके? बहुत लंबी दास्तां है भाई इसकी। किसी विनोद घोषाल जो शाम बाजार में रहते हैं उनके यहाँ पहुंचाना था। अच्छा। सवेरे से ढूंढ रहे हैं, विनोद दास मिले, विनोद घोष मिले, जो इसको नहीं जानते। ओह, तो साथ ले आया। बहुत अच्छा किया आपने। अब तो कुछ दिन रहिएगा ना यहाँ पर? हाँ। अरे कमल, जरा मेरे नहाने का पानी तैयार करना, और हाँ जरा इसे भी नहा धलवा दो। छोड़ो ना, मैं खुद नहा लूंगी। अरे तू कैसे नहाएगी? मैं तुझे नहलाऊंगी। अरे मानी हटो ना, मैं नहला देती हूँ ना। अरे भाग यहाँ से, मेरी आई है नहलाने वाली। मानी चल मैं तुझे नहलाऊंगी। क्यों भैया, कैसी लग रही है आप? इसे तो पहचानना ही मुश्किल हो गया। तुमने तो इसका हुलिया ही बदला। अभी तो सिर्फ इसका हुलिया बदला है, अगर यह रह गई ना तो मैं इसे बिल्कुल बदल दूंगी। तुम भी वैसे ही सोती हो जैसे वो कौन? वो चंपा।
मेरी सहेली, गांव वाली। मैंने समझा कोई और। तब ठीक है, चल सो जा, कल सुबह जल्दी उठना होगा, भैया को कोर्ट जाना है। ये लोग कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं। सपने में माँ ने तो बस वैसे ही डरा दिया था। मेरे प्रिय मित्र घोषाल, मैं नहीं जानता कि औरत किस उम्र में अच्छी लगती है। शायद तुम कहोगे कि 40 के बाद, क्योंकि तुम्हारी पत्नी 40 पूरा कर चुकी है। मगर अब मैं जिस लड़की का परिचय तुम्हें देने जा रहा हूं, उसका नाम कुंद है, और वो 14 साल से अधिक की नहीं। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि सौंदर्य का असल समय यही है। इस उम्र में लड़कियां जितनी खूबसूरत लगती हैं, शायद फिर कभी नहीं लगती। कुंद इतनी मासूम है कि वो कुछ नहीं समझती। पड़ोस के लड़कों के साथ अब भी खेलती है, लेकिन जरा सा डांट दो तो डर कर भाग जाती है। उसकी नीली गहरी आंखें बहुत ही खूबसूरत है। कभी कभी जब वो मुझे देखती है तो ऐसे लगता है जैसे कुछ कहना चाहती हो, और मैं समझ नहीं पाता। वो इतनी सुंदर, सरल और चंचल है कि लगता है वो इस पृथ्वी की जीव ही नहीं। सचमुच वो बहुत ही आकर्षक है। और क्या लिखूं? बस तुम्हारा मित्र नगेंद्र। मेरी जीवन संगिनी सूर्यमुखी। पत्र लिखने में देर हो गई, क्योंकि कोर्ट कचहरी में ज्यादा वक्त गुजर जाता है, और हो सकता है कि कुछ और दिन ठहरना पड़े। जानती हो सूर्य, मुझे एक लड़की मिली है जिसका नाम कुंद नंदिनी है। उसके सौंदर्य का क्या बखान करूं। बस समझ लो, बहुत ही मासूम, अबोध और सुंदर बालिका है। कमल उसे पढ़ना लिखना सिखा रही है। कमल का कहना है कि वो बहुत तेज है। मेरे प्राणनाथ, किताब को पढ़ेगी या उस पर सोएगी? पढ़ तो रही हूँ, पढ़ तो सही। कमल का पति घर आया है। मेरा नहीं, तेरा पति आया है। जा, जाकर दरवाजा खोल, भैया आया है। ये हाथ में क्या है? आपकी चिट्ठी। अगर कलकत्ते में इतने ही दिन रुकना था तो मुझे भी साथ ले जाते। मुझे किस भूल की ऐसी सजा दी आपने? एक बालिका को पाकर मुझे भूल गए? मैं आपके चरणों की दासी हूं, आजीवन आपकी ही रहूंगी। हाँ, मुझे एक लड़की की तलाश थी। अगर कमल कुंद को आने दे तो उसे साथ लेते आना। मैं ताराचरण से उसका विवाह रचाऊंगी।
मैं उसकी शादी की तैयारी कर रही हूँ। और सुनो, सुना है कलकत्ते में ज्यादा दिन रहने से आदमी भेड़ा हो जाता है, इसलिए जल्दी चले आओ। और अगर कुंद से खुद ही शादी का इरादा है तो वो भी लिख देना, मैं खुद ही उसकी शादी की डोली सजा दूंगी। आपकी दासी सूर्यमुखी। अगली ये कैसे सोच लिया कि सूर्यमुखी के बगैर नगेंद्र जी सकेगा? अब कहो कमल, तुम इसे मेरे साथ जाने दोगी या नहीं? ठीक है भैया, इसकी शादी भी हो जाएगी, इसका अपना घर भी बस जाएगा। लेकिन हाँ, शादी के बाद आती रहना। भाई श्रीश, मैं कल तड़के ही निकलूंगा। भाई साहब, कुछ दिन और रुकते तो। नहीं श्रीश, अब बहुत दिन हो गए, वहां जमींदारी का काम भी पड़ा है। और हाँ कमल, तुम इसे कल जल्दी तैयार कर देना, कल तड़के ही निकलूंगा। ठीक है भैया। आओ। अरे ये क्या? आप तो मुझे एकदम भूल ही गए थे। सुनो सूर्यमुखी, ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। अब पहुंच डालो अपने आंसू। और देखो देखो मैं किसे लाया, यही है तुम। आपने सच ही लिखा था, सचमुच ये तो रूपवती है। बहुत ही सुंदर और प्यारी है ये। मैं इसे अपनी भौजाई बनाऊंगी, ताराचरण से ब्याह करूंगी इसका। सुनो, ये मेरी भौजाई बनने वाली है, इसलिए तुम लोग इसकी खूब सेवा करना। हाँ हीरा, कहाँ चली जाती है ये? आई मालकिन। हीरा सुन, इन दोनों से हमेशा होशियार रहना, यही तुम्हारी बर्बादी के कारण बन सकते हैं। कौन?